मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी यूपी पीजीटी की तैयारी चल रही है और उसमें एक टॉपिक है इनकम टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स के डेफिनेशंस के बारे में बात की गई है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम कवर करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है बहुत बेसिक, इनकम टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ। इनकम टैक्स किस तरह का टैक्स होता है, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है, प्रत्यक्ष कर होता है। सबको पता है प्रत्यक्ष कर का मतलब है किसी व्यक्ति पे लगाया जाने वाला कर जो प्रत्यक्षतः उस व्यक्ति से वसूल किया जाता है। अगर रवि पैसे कमाता है तो रवि से इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा, रवि उसे फर्दर किसी और से वसूल नहीं कर पाएगा। जबकि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। उसमें अगर रवि की दुकान है, अगर गवर्नमेंट रवि से जीएसटी मांगेगी तो रवि वो जीएसटी ग्राहक से वसूल करेगा, यानी उसका अल्टीमेट भार ग्राहक पे होता है। रवि ग्राहक से लेके गवर्नमेंट को जमा करा देगा। ठीक है, यूं भी कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स व्यक्ति पे लगाया जाता है, जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो वस्तु या सेवा पे लगाया जाता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक पता होना चाहिए। ये जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे वो सारे बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए इनकम टैक्स के बारे में। द ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड इज नोन एज। देखिए, जिस वर्ष में आय कमाई जाती है उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, गत वर्ष कहते हैं। जिस वर्ष में टैक्स लगता है उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो जुलाई 2025 चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझिए 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक इस अवधि में मैं जो भी कमाऊंगा उसे प्रीवियस ईयर कहा जाएगा। और इसके बाद जब मार्च ख़त्म हो जाएगा तो फिर समथिंग जुलाई 2026 तक या कुछ मामलों में सितंबर 2026 तक मैं इस आय पे टैक्स भरूंगा। यानी जब मैं टैक्स भरूंगा वो तब तक 26-27 आ चुका होगा। तो सिंपल है, जब आय कमाई जाती है उसे गत वर्ष या प्रीवियस ईयर कहा जाता है। और प्रीवियस ईयर समाप्त होने के बाद, कुछ मामलों को छोड़ दें तो प्रीवियस ईयर समाप्त होने के बाद अगले वर्ष में उसका असेसमेंट होता है। एक और यहाँ पे स्क्रीन है, ये भी आपको बहुत अच्छी समझ देगी वर्षों के बारे में। थोड़ी पुरानी स्लाइड है। जैसे जनवरी 18 से लेके दिसंबर 18, जनवरी से शुरुआत हो और दिसंबर पे ख़त्म हो, उसे हम कैलेंडर वर्ष कहते हैं। अप्रैल 18 से शुरू हो और मार्च 19 तक जाए तो उसे अपन फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि इस अवधि में अप्रैल 18 से लेके मार्च 19 में जो कुछ भी कमाया जाएगा, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में जो कुछ भी कमाया जाएगा उसे प्रीवियस ईयर कहेंगे। तो कई लोग ये सोच लेते हैं कि अच्छा फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर एक ही बात होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, खास करके तब जब नया वर्ष व्यापार शुरू किया जाता है। हो सकता है किसी बंदे ने व्यापार 1 अगस्त को शुरू किया होता। अगर उसने 1 अगस्त को व्यापार शुरू किया होता तो भी उसका जो प्रीवियस ईयर चलेगा वो 1 अगस्त 2018 से लेके 31 मार्च तक चलेगा। और इस प्रीवियस ईयर में इसने जो कुछ भी कमाया उसका वो 2-3 महीने का उसको समय मिलेगा चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए, और फिर कर निर्धारण होगा, उसे फिर असेसमेंट ईयर कहेंगे। मैं बस बताना एक बात चाहता था इस पूरे सीन में कि हर फाइनेंशियल ईयर अपने आप में प्रीवियस ईयर भी होता है और असेसमेंट ईयर भी होता है। सर कैसे? जैसे मैं अभी की बात बताऊं, 25-26 जो है अभी जो चल रहा है, 25-26 जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, वो प्रीवियस ईयर है 25-26 के पर्पस से। लेकिन वो 24-25 जो ईयर बीत चुका है उसके पर्पस से वो असेसमेंट ईयर है। लास्ट बार बोलता हूँ, फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर अपने वर्ष के लिए प्रीवियस ईयर और बीत चुके वर्ष के लिए असेसमेंट ईयर होता है। होप मैं आपको बात समझा पाया। लेकिन जब पूछा जाए कि जिस वर्ष में आय अर्जित की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसे गत वर्ष कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है एक नया बिजनेस जुलाई 2024 में शुरू किया गया, सेटअप किया गया, और व्यापारिक गतिविधियां सितंबर में शुरू हुई। ठीक है, तो अगर आपका ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आप बोलेंगे अच्छा ये व्यापार 24-25 में शुरू हुआ तो हमारा प्रीवियस ईयर अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपने जिस दिन आपने सेटअप किया वहाँ से लेके वर्ष अंत होने तक, 31 मार्च आने तक की अवधि को प्रीवियस ईयर कहा जाएगा। मैं बस कहना ये चाहता हूँ इसमें कि कर निर्धारण वर्ष
असेसमेंट ईयर की अवधि हमेशा 12 महीना फिक्स होती है। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीना का होता है। प्रीवियस ईयर 12 महीने या 12 महीने से कम हो सकता है। ये नौबत केवल और केवल जब आपका व्यापार जब शुरू होता है उस वाले वर्ष में आती है। तो प्रीवियस ईयर की अवधि 12 महीने या 12 महीने से कम हो सकती है। असेसमेंट ईयर की अवधि हमेशा 12 महीने रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। वेल, पर्सन व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, तो व्यक्ति के अंदर इंडिविजुअल आता है। इंडिविजुअल की हिंदी होती है व्यष्टि। जैसे आप मैं जो है अपन इंडिविजुअल्स हैं। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी व्यक्ति का प्रकार होता है। कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इसको AOP या BOI कहते हैं, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या नहीं। मतलब कुछ लोग मिलकर जैसे जॉइंट वेंचर कर लें तो वो उसे AOP की कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरह से लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मतलब क्या, पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, कंटोनमेंट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यानी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति, जैसे कोई यूनिवर्सिटी, कोई मंदिर जिसमें बहुत अच्छा चढ़ावा आता हो, मंदिर मस्जिद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई LIC कंपनी वगैरह, LIC कॉरपोरेशन। तो इस तरह से 231 में पर्सन्स को बताया गया है। तो क्या आया, इंडिविजुअल आया, HUF आया, कंपनी आया, पर माइनर कोई प्रकार नहीं होता। अगर माइनर, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि माइनर का रिटर्न, मान लो कोई बच्चा है वो आय कमाता है, उसकी आयु अभी 18 वर्ष नहीं है, तो वो इंडिविजुअल के नाम से रिटर्न फाइल करेगा, इंडिविजुअल वाली कैटेगरी में रिटर्न फाइल करेगा और उसके संरक्षक के माध्यम से वो रिटर्न फाइल करेगा। तो माइनर जो है, नाबालिग जो है, ये डिफाइन नहीं किया गया है पर्सन के डेफिनेशन में। ठीक है, इसके बाद है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224 डेफिनेशन ऑफ इनकम। देखो, आप जब आयकर अधिनियम में आय की परिभाषा देखोगे ना, तो वो इंक्लूसिव नेचर है। इंक्लूसिव नेचर का मतलब क्या होता है, जैसे वो बोलेगा आय में शामिल है, जैसे आय में शामिल है प्रॉफिट्स एंड गेन्स, आय में शामिल है डिविडेंड, आय में शामिल है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, आय में शामिल है स्पेशल अलाउंस, एनी अलाउंस, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट्स। इस तरह से बहुत सारे आइटम है। तो इसको अपन समावेशी परिभाषा कहते हैं। ठीक है, कि इनकम टैक्स, देखो दो वर्ड है, इनकम टैक्स, इनकम और टैक्स। तो इनकम की डेफिनेशन में क्या 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 शामिल है, तो ये उन सब का समावेश करती है, उन सबको इंक्लूड करती है। ठीक है, तो इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये प्रकार है। ठीक है, इसके बाद है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड इन अ फॉरेन कंट्री इज टैक्सेबल इन द केस ऑफ, जिसे यूँ समझिए कि अपन इंडिया में हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि बांग्लादेश में हमारे चाय के बगीचे हैं, बांग्लादेश में हमारे चाय के बगीचे हैं और वहाँ से हमें कृषि आय होती है। अगर भारत में कृषि आय होती तो प्राइमा फेसी यानी पहली नज़र में वो एग्जेम्प्ट होती। ठीक है, उसमें भी फिर लफड़े हैं, लेकिन भारत में जो कृषि आय होती वो एक बार के लिए धारा 10(1) के तहत कर मुक्त होती है, एग्जेम्प्ट होती है। यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा है, अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम हुई है और वो भारत के बाहर हुई है तो फिर वो टैक्सेबल होगी क्या? हाँ होगी। किसके लिए टैक्सेबल होगी? जो रेजिडेंट साबित हो जाता है। देखिए, या तो उसे केवल रेजिडेंट कहते हैं या कुछ लोग उसे यूँ कहते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो ये टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें निवास स्थान के आधार पर व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा गया होता है। एक तो होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसे आप निवासी समझिए। एक होता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसको हम बोलते हैं असाधारण निवासी। और एक होता है नॉन रेजिडेंट। मैं अभी बात ये कह रहा था कि बांग्लादेश में चाय के बगीचे से जो कृषि आय होगी वो केवल और केवल रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, केवल सी केस में टैक्सेबल होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद है इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया द इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया आउट ऑफ द फॉलोइंग शेल बी। ओके, देखिए बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, NOR कैटेगरी का है, ठीक है, तो मैं आपको एक बार पूरी टेबल बता देता हूँ, आप उससे वैसे समझ जाएंगे। देखिए, अगर कोई इनकम भारत में मिलती है
अगर कोई इनकम भारत में मिलती है, चाहे वो भारत में अक्रू है या नहीं है, वो सभी के लिए टैक्सेबल होगी। सभी के लिए मतलब इन व्यक्ति 3 प्रकार के हैं, वो तीनों तरह के व्यक्तियों के लिए टैक्सेबल होगी। आई रिपीट, अगर कोई आय भारत में प्राप्त होती है तो वो सभी के लिए टैक्सेबल होती है। सेकंड, अगर किसी इनकम को डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया, यानी ये माना जाता है कि वो भारत में प्राप्त हुई है, ऐसा माना जाता है, या तो प्राप्त हुई हो या प्राप्त हो गई है भारत में, ऐसा माना जाता हो, तो भी वो सभी के लिए टैक्सेबल होगी। इसके बाद ऐसी इनकम जो भारत में अक्रू हुई हो, ऐसी इनकम जो भारत में अक्रू हुई हो, चाहे फिर वो भारत में मिली हो चाहे नहीं मिली हो, अगर वो भारत में अक्रू हुई है तो वो सभी के लिए टैक्सेबल होगी। चौथी इनकम है कि अगर कोई आय भारत में अक्रू मान ली जाती है, डीम टू अक्रू और अराइज मान ली जाती है, तो फिर वो भारत में मिली चाहे नहीं मिली, सभी के लिए टैक्सेबल होती है। इससे एक बात समझो आप, अगर रिसीव्ड इन इंडिया साबित हो जाए या अक्रू इन इंडिया साबित हो जाए तो फिर वो टैक्सेबल फॉर ऑल होती है, और यहाँ के बाद गेम चेंज होना शुरू होती है। अगर मान लीजिए कि कोई इनकम है जो भारत के बाहर कोई उद्योग है वहाँ से मिली है, तो आपको देखना है कि उसका कंट्रोल भारत में है या नहीं। अगर उसका कंट्रोल भारत में है तो पहले दोनों केसेस में टैक्सेबल है, इस केस में टैक्सेबल नहीं है। ओके, मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि आप वीडियो को बार बार पीछे करके देख सकते हैं, तो मैं बोर नहीं करूँगा। इसी को और देखो कि अगर कोई बिजनेस सेटअप भारत के बाहर है और उसका कंट्रोल भी भारत से नहीं है, मतलब वो सेटअप भी बाहर है, कंट्रोल भी आउटसाइड है, तो वो केवल फर्स्ट कैटेगरी के लिए टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद इनकम अर्नड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, ऐसी आय जो भारत के बाहर अक्रू होती है, भारत के बाहर रिसीव होती है, रिसीव हो जाने के बाद भारत में लाई जाती है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी किसी के लिए भी। और इसी तरह से अगर पास्ट के अनटैक्स्ड प्रॉफिट हैं, मतलब पास्ट यानी इस प्रीवियस ईयर से पहले के अनटैक्स्ड प्रॉफिट है, तो वो भी किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होंगे। और भारत में अगर जो कृषि आय होती है जो धारा 10(1) के तहत है, वो प्राइमा फेसी सबके लिए एग्जेम्प्ट होती है। अब अपन क्वेश्चन कहते हैं, अगर रेंटल इनकम हुई है और फॉरेन कंट्री में हुई है तो ये केवल रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। इंटरेस्ट इनकम इन अ फॉरेन कंट्री, ये भी केवल रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, ये इनकम रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। इसने अपन से यही पूछा था कि कौन सी इनकम नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है, तो इसके अंदर सी केस आएगा, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, पिछले वर्ष के दौरान अर्जित आय एक निर्धारित की आवासीय स्थिति के आधार पर अधिनियम के तहत कर के अधीन है। हालांकि प्रत्येक वर्ष एक निर्धारित की आवासीय स्थिति। ओके, ये कहते हैं कि पिछले साल में आपने इनकम जो कमाई है उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये रेजिडेंशियल स्टेटस पर निर्भर करेगा। ये बात बिल्कुल सही है और ये कानून में दी हुई लाइन है। रिपीट करता हूँ, पिछले वर्ष में यानी प्रीवियस ईयर में आपने जो इनकम अर्न की है उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पर निर्भर करता है। लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस एक ऐसी चीज़ है जो हर साल बदल सकता है। मतलब ऐसा नहीं है, मैं इसको यूँ समझाना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर 24-25, जिसको असेसमेंट ईयर 25-26 भी कह सकते हैं, के लिए मान लो मेरी स्थिति रेजिडेंट थी, तो अब ये कोई मेरे परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगला प्रीवियस ईयर जब आएगा तब मुझे ये कहा जाएगा कि चूंकि आपके लास्ट ईयर में स्टेटस आपका रेजिडेंट का था तो इसलिए आपका अभी भी स्टेटस रेजिडेंट रहेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अगले साल मैं एनओआर हो जाऊं और किसी वर्ष में बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करूं तो मैं नॉन रेजिडेंट हो जाऊं। यानी जैसे आपका व्हाट्सएप का डीपी बदलता रहता है, बदल सकता है, वैसे ही हर बंदे का हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो सकता है। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि वो कितने समय भारत में रहा, कितने समय अब्रॉड रहा, फिर नियम शर्तें लगा के कसौटी पे कसा जाता है कि वो आर है या मतलब आर से मतलब रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या एनआर है यानी नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस पोजीशन बदल सकती है। ठीक है, चलिए ओके। मिस्टर आलोक चटर्जी जो कि 1992 से भारत में जन्मे और पले बड़े हैं, रोजगार के उद्देश्य से 10 अक्टूबर को सिंगापुर के लिए रवाना हुए। उनकी आवासीय स्थिति क्या हुई? अब आप समझो, वो 10 अक्टूबर को
सिंगापुर के लिए रवाना हुए। तो इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ से वर्ष शुरू हुआ 1 अप्रैल 2024 से लेकर उनके जाने तक का दिन 10 अक्टूबर, यहाँ तक वो इंडिया में थे और उसके बाद वो इंडिया के बाहर चले गए। तो जब कोई व्यक्ति रोजगार के लिए देश छोड़ता है तो हम ये देखते हैं कि 182 डेज 182 दिन के लिए वो भारत में रहा या नहीं रहा, ये देखा जाता है। ठीक है, अब अगर आप दिन गिनने बैठोगे, मैंने पहले लिख लिए थे, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 और अक्टूबर के भी 10 दिन, आप इसको गिनने बैठोगे तो लगभग 193 डेज होंगे। 193 डेज वो इंडिया में रह के गया है, तो उसने मतलब बेसिक शर्त पूरी कर दी। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा कंडीशंस होती हैं। वो एक्स्ट्रा कंडीशंस ये होती हैं कि जैसे ये जिस वर्ष की बात चल रही है वो है 24-25, तो 24-25 से पहले के जो 10 प्रीवियस ईयर हैं उसमें से 2 साल उसने बेसिक कंडीशन पूरी की हो। ओके, बेसिक कंडीशन क्या है? 182 दिन भारत में रहना, ये बेसिक कंडीशन है। चूंकि मिस्टर चटर्जी भारत में ही जन्मे हैं, पले बड़े हैं, तो मतलब न सिर्फ उन्होंने इस साल बेसिक कंडीशन पूरी की है, मैं ये कह रहा था कि इस प्रीवियस ईयर से पहले के जो 10 प्रीवियस ईयर हैं उसमें से कम इनको 2 बार ये शर्त पूरी करनी होगी और उन्होंने बड़े आराम से ये शर्त पूरी कर दी है। और इसके अलावा होता है 7 ईयर 730 डेज कि प्रीवियस ईयर से पहले के जो 7 प्रीवियस ईयर हैं उसमें करीबन 730 दिन भारत में रहे हों, ये शर्त भी ये पूरे कर देंगे, क्योंकि ये इन सभी वर्षों में पूरे के पूरे 365 दिन भारत में थे, तो ये एक्स्ट्रा शर्तें भी पूरी कर देंगे। जब कोई व्यक्ति बेसिक शर्तों के साथ एक्स्ट्रा शर्तें पूरी कर देता है तो वो निवासी हो जाता है। ठीक है, और निवासी हो जाने से क्या होता है? निवासी हो जाने से ये होता है कि उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है। ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है, क्या मतलब है? वो विश्व के किसी भी कोने में कुछ भी कमाए, अगर उसके ऊपर माथे पे रेजिडेंट का ठप्पा लग गया तो फिर उसको उस आय पर भारत में टैक्स देना पड़ेगा, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, इसके बाद है जब भारत में स्थित पूंजीगत संपत्ति एक अनिवासी द्वारा भारत के बाहर किसी अन्य अनिवासी को बेची जाती है तो पूंजीगत लाभ कर योग्य होता है। ओके, अपन कहानी बना लेते हैं। एक व्यक्ति है, उसका नाम है जेम्स। ठीक है, और ये जो जेम्स है वो इंग्लैंड का है। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है, उसका नाम है स्टीव, और ये व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है जो कानपुर में है, कानपुर यूपी इंडिया। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है। सपोज करो जेम्स जो कि इंग्लैंड का था, कभी इंडिया में घूमने आया, इसके बाद बहुत फालतू पैसे थे, और फालतू पैसे तो क्या थे, इसने यहाँ पे 50 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक है, उसके बाद कभी अपने दोस्त स्टीव को घुमाने लाया और स्टीव को प्रॉपर्टी दिखाई, और वो प्रॉपर्टी मान लेते हैं कि उसने उसको 90 लाख में बेच दिया। ठीक है, कैपिटल गेन क्रिएट हो गया। 50 लाख की प्रॉपर्टी को 90 लाख में बेचा, कैपिटल गेन क्रिएट हो गया। नाउ अपन इस पर बात नहीं करेंगे शॉर्ट टर्म हुआ या लॉन्ग टर्म हुआ, कैपिटल गेन क्रिएट हो गया। नाउ द क्वेश्चन ये है कि इस इनकम को कहाँ माना जाएगा? कि इंग्लैंड में हुई है, अक्रू इन इंग्लैंड माना जाएगा, क्योंकि जो सेलर है या जो ट्रांसफरर है वो इंग्लैंड का है, तो इसे अक्रू इन इंग्लैंड माना जाएगा। या परचेजर चूंकि ऑस्ट्रेलिया का है तो इसे अक्रू इन ऑस्ट्रेलिया माना जाएगा? नहीं, इसे अक्रू इन इंडिया माना जाएगा, क्योंकि जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है, जहाँ प्रॉपर्टी होती है उस इनकम को वहाँ पे जनरेट माना जाता है। तो ये वाली इनकम क्या है? अक्रू इन इंडिया। और एक बार आपने इनकम को अक्रू इन इंडिया साबित कर दिया तो फिर वो सभी के लिए टैक्सेबल होती है, जो मैं टेबल बता रहा था कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया या डीम टू रिसीव इन इंडिया या इनकम अक्रू इन इंडिया। इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड, अगर ये साबित हो गया कि इनकम अक्रू इन इंडिया है, देन इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ असेसीज। तो ये संपत्ति के स्थान पर निर्भर करती है और इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है, इसके बाद है द इनकम ऑफ एन असेसी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। वेल, अगर कोई व्यक्ति भारत में चाय उगाता है, बेचता है, तो आप वो जो कमाएगा, सपोज कोई व्यक्ति चाय का बिजनेस करता है, उसके चाय के बागान है, उगाता है, निर्माण करता है, बेचता है, तो उसकी इनकम के 2 हिस्से होंगे। इसमें से
60% इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, मतलब ये टैक्स फ्री इनकम होगी, या तो टैक्स फ्री बोलो या एग्जेम्प्ट बोलो। मैं फिर कह रहा हूँ एग्रीकल्चर इनकम सीधे सीधे पहली नज़र में लगता है टैक्स फ्री होती है, लेकिन बाद में इसको टीआई में जोड़ा जाता है, एग्रीगेट किया जाता है। तो खैर बात का धर्म बाद में, अभी का धर्म ये है कि अपन जनरली ये बोलते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम धारा 10(1) के तहत एग्जेम्प्ट होती है। तो 60% इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 40% इनकम को बिजनेस इनकम माना जाएगा। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में हमेशा बहुत ध्यान से देखना, ये वो वाली 3 इनकमों में लफड़ा होता है, एक चाय बिजनेस, एक कॉफ़ी बिजनेस और एक रबर बिजनेस, क्योंकि उसमें परसेंटेज सेट किए हुए हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि कितनी इनकम को टैक्सेबल माना जाएगा, तो मैंने क्या कहा, एग्रीकल्चर वाली इनकम तो एग्जेम्प्ट है, तो ही इज़ नॉट आस्किंग अबाउट दिस 60%, ही इज़ आस्किंग अबाउट दिस 40%। तो आपको 40% आंसर देना है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, आंसर इसका ए हो गया। अब आप याद कर लीजिए, जब चाय बिजनेस की बारी आए तो 60% इनकम एग्रीकल्चर माननी है, और एक याद कर लो, फिर तो बचा हुआ 40% बिजनेस इनकम हो ही गया। अच्छा, रबर के अंदर 65% इनकम एग्रीकल्चर है, तो पीछे कितनी बची, 35%। 35% की इनकम को बिजनेस इनकम मानेंगे। अब कॉफ़ी में भी 2 कैटेगरी है, अगर आप कॉफ़ी को ग्रोन एंड क्योर करते हो, यानी आप 2 क्रियाएं करते हो, यूँ समझिए कि अगर आप 2 क्रियाएं करते हो तो आप यूँ समझो कि 2 बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हो, 2 बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हो, तो आपकी 25% इनकम को बिजनेस इनकम और 75% इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। लेकिन अगर आप कॉफ़ी में 4 क्रियाएं करते हो, आप कॉफ़ी को ग्रोन करते हो, क्योर करते हो, इसके अलावा रोस्टेड और ग्राउंडेड करते हो, 4 क्रियाएं करते हो, यानी आप जो समझो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हो, तो फिर 40% को बिजनेस इनकम माना जाएगा और 60% को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो ये आपको इसको परसेंटेज कस के याद रखने हैं, इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर बना करता है। ठीक है, इसके बाद है पवन ने रबर उगाने और विनिर्माण की गतिविधि से पवन ने 5 लाख की शुद्ध आय हुई है ऐसी सूचना दी। मतलब उसने अपना ITR भरा और बताया कि भाई मैंने 5 लाख रुपए रबर बिजनेस से कमाया है। और ऐसी आय का कितना हिस्सा गैर कृषि आय मतलब व्यापारिक आय माना जाएगा। तो मैंने जैसे अभी कहा कि रबर के बिजनेस में 65% इनकम आपकी एग्रीकल्चर हो गई और 35% की इनकम को या तो आप बोलो बिजनेस इनकम या आप इसको बोल सकते हो नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही पूछ रहा है, तो 35%, तो 5 लाख का 35% आप निकाल लो, ये करीबन 1,75,000 होता है। तो 1,75,000 ए इसका आंसर आएगा। एक बार मैंने वापस ये टेबल दी है, एक बार वापस आप इसको याद कर लेना। PDF आपको आप चाहो 3 ऑप्शन है आपके, पहला आप स्क्रीनशॉट्स ले लो, ठीक है, दूसरा आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF गिवन है, उस लिंक से डाउनलोड कर लो। नहीं हो रहे दोनों काम तो फिर आप चाहो तो हमें व्हाट्सएप कर दो और हम आपको सिंपली इसकी PDF भेज देंगे। ठीक है, 1,75 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, श्री विनायक को कुर्ग कर्नाटका में निर्मित और उगाई गई चाय, अब अगेन चाय आया है, चाय की बिक्री से आय प्राप्त हुई। उक्त गतिविधि से पिछले वर्ष को गत वर्ष प्रीवियस ईयर भी बोला जाता है, गत वर्ष 24-25 के लिए उनकी आय 20 लाख है। तो बताओ कृषि आय के माध्यम से कर से छूट प्राप्त राशि है। ध्यान से, पहले अपन ने लिखा टी के बिजनेस को बांटा अपन ने 2 हिस्सों में, एग्रीकल्चर और आपका नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या रेशियो है, 60-40। ठीक है, अब इसने क्या बोला, कृषि आय एग्रीकल्चर वाली इनकम बताओ। इस बार इसको 60% इनकम चाहिए, तो 20 लाख का 60% 12 लाख रुपए की इनकम इसकी एग्जेम्प्ट होगी। मतलब क्या होता है, ये जो 8 लाख रुपए है ना, एक हेड होता है PGBP, मतलब इनकम के 5 हेड होते हैं, उसमें आपका जो सेकंड हेड होता है, थर्ड हेड PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये 8 लाख रुपए तो PGBP हेड में चला जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा। और ये जो आपका 12 लाख है, इसे एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। आवश्यकता अनुसार इसका एडजस्टमेंट बाद में होगा या नहीं होगा, लेकिन प्राइमा फेसी ये एग्जेम्प्ट होता है टिल टीआई निकालने तक तो इस आय को नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, चलो 12 लाख रुपए आंसर हो गया। जल्दी बात करते हैं, आयकर अधिनियम कौन से वर्ष में पारित किया गया था? तो आयकर अधिनियम वर्ष 1961 में पारित किया गया था, बहुत पुराना एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और ये 1961 का 43वां एक्ट है। 13 सितंबर 1961 को इसकी अधिसूचना जारी की गई और 1 अप्रैल 1962 से पूरे देश में लागू किया गया।
दोनों तारीखें याद रखेंगे। 13 सितंबर 1961 को इसे नोटिफाई या अधिसूचित किया गया और 1 अप्रैल 1962 से ये पूरे देश में लागू है। ठीक है, चलो इसके बाद सी आंसर हो गया। इसके बाद है अब मिलता जुलता क्वेश्चन, लेकिन देखो पहला आयकर अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो पहला इनकम टैक्स एक्ट ब्रिटिश सरकार के समय ही लागू हो गया था। उस समय सर जेम्स विल्सन थे और जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान हुआ था। उस नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने 1860 में ही आयकर अधिनियम पारित कर दिया था। यह ब्रिटिश सरकार के समय हुआ था, तो इसका आंसर सी रहेगा। तो ये ध्यान रख लेना, थोड़ा बनाने वाले को भी साफ लैंग्वेज देनी चाहिए। आज़ाद भारत का पूछे तो 1961 वाला है, और पहला ही पूछ ले आज़ाद भारत ना लेके और 1860 ऑप्शन दे तो फिर आप 1860 लेंगे। इसके बाद है द एपेक्स बॉडी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज़, तो जो आईटी डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है या जो कहें जो उसको गवर्न करता है वो है सीबीडीटी। सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय मंडल। तो दो संस्थाएं अभी इंडिया में टैक्स कलेक्शन के लिए एपेक्स बॉडीज़ हैं, एक तो है सीबीडीटी और एक है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। क्योंकि पहले अलग था पर अब जब से जीएसटी आया है तो उसका नाम चेंज हो गया, सीबीआईसी हो गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो ये दोनों सिरमौर संस्थाएं हैं, सर्वोच्च संस्थाएं हैं। लेकिन आयकर के लिए पूछे तो सीबीडीटी, क्योंकि वो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में प्राप्त समझी जाने वाली आय, चाहे वो भारत में या भारत के बाहर अर्जित होती है, कर योग्य है। तो वर्ड क्या है? इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। जिस इनकम के वो भारत में प्राप्त किया गया है या भारत में प्राप्त हुआ मान लिया गया है तो वो सभी के लिए टैक्सेबल होती है। मैं दोहराता हूँ, अगर कोई इनकम भारत में प्राप्त होती है या भारत में अक्र्यू होती है, अक्र्यू मतलब उपार्जित होती है, तो वो सभी प्रकार के निवासियों के लिए कर योग्य होती है। एक बात आप क्लियर समझ लो, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा दुबई गया, दुबई में उसने इनकम कमाई प्राप्त की और उसे भारत में भेज दिया, अपने परिवार वालों को भेज दिया, तो उसे हम इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं कहते। क्या कोई आप कोई बच्चा कहेगा कि सर वो रिसीव इंडियन इंडिया ही तो है? नहीं, वो दुबई में प्राप्त की गई और फिर उसे भारत में भेजा गया है, उसे रेमिटेड टू इंडिया कहते हैं। तो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब है जो सीधा पहली बार भारत को में मिली हो या मिली है ऐसा मान लिया गया है, तो वो इनकम सभी प्रकार के निवासियों के लिए टैक्सेबल होगा। 3 ही प्रकार के निवासी होते हैं, सभी प्रकार के निवासियों के लिए वो टैक्सेबल होगी। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखना चाहते हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अभी हमारे ऐप पे जाइए और हमने ये कोर्स डिज़ाइन कर रखा है, इस कोर्स को आप परचेज़ कीजिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको 50 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हैं, जो उनका पैटर्न रहा है, उस पर हमने सैम्पल पेपर्स क्रिएट किए हैं। आप वो सैम्पल पेपर्स कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने उस कोर्स में हर चैप्टर के 100 से भी ज़्यादा MCQ दे रखे हैं और जहाँ जहाँ आवश्यक है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रखा है, ताकि आप आराम से अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें। ये सारा का सारा कंटेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो कोई भाषा का बैरियर नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मोबाइल में स्क्रीन छोटे में दिक्कत आती है, तो अगर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट है तो आप उस पर भी हमारा कंटेंट व्यू कर सकते हैं। हम हार्ड कॉपी फैसिलिटी नहीं देते, लेकिन आप बड़ी स्क्रीन पे आप आराम से हमारा कंटेंट देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने प्रीवियस ईयर को कोई लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया है। बहुत ही रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर आपको ये कोर्स हमारे ऐप से लेना चाहिए। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, द सैलरी ड्यू इन प्रीवियस ईयर बट इट इज़ नॉट रिसीव्ड इज़, वेल, इसे आप यूँ समझिए कि एक व्यक्ति नौकरी करता है और 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक उसने नौकरी करी, 1 वर्ष उसने नौकरी करी। ये भी मान लेते हैं कि मार्च 25 का वेतन उसे वर्ष एंड होते होते नहीं मिला। यानी कहानी ये है कि जैसे उसकी इनकम मान लो 40,000 रुपये महीना है, तो 11 महीने की इनकम उसे मिल चुकी है, और ये कि जो 12th महीने की इनकम है वो उसे प्राप्त नहीं हुई है। तो अब क्या उसे, जब वो अपना ITR भरेगा, क्वेश्चन ये है
कि जब वो अपना ITR भरेगा तो वहाँ वो 440 की इनकम दिखाएगा या 480 की इनकम दिखाएगा। तो जवाब है कि 480 की इनकम दिखाएगा। कि सर ये 40,000 उसे मिले नहीं है, मिले नहीं है ऐसा मतलब नहीं है, ये ड्यू हो चुके हैं। तो जो सैलरी की टैक्सेबिलिटी होती है, ये सैलरी वाले चैप्टर से है बट बेसिक में ही आता है ये, यानी सैलरी के लिए रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर का नियम लागू होता है, जो भी पहले हो। यानी आपको पहले मिल जाए तो भी टैक्सेबिलिटी हो जाती है, या पहले ड्यू हो जाए तो भी टैक्सेबिलिटी है। इसका मतलब मैं आपको बताऊं क्या है। अगर सपोज करो इसका एम्प्लॉयर दिलदार है और इसकी वो 13वें महीने की सैलरी भी यहाँ दे देता है, तो इसका मतलब ये है कि 12 महीने के अलावा उसको 13वें महीने की सैलरी भी मिल गई, तो फिर 13 महीने की सैलरी पे टैक्स लगेगा। आप बोलोगे सर ये तो अत्याचार है। यानी यहाँ जाके ये अकाउंट्स अलग हो जाता है। अकाउंट्स में 12 महीने का मतलब हम 12 महीने लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट वगैरह लगता है। अब अकाउंट छोड़ो, इनकम टैक्स में आपकी सैलरी ड्यू हो जाए तो भी टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे मिली चाहे नहीं मिली, और अगर आपकी सैलरी ड्यू होने से पहले मिल जाए तो भी टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सैलरी रिसीव्ड और सैलरी ड्यू विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो। अब आपके दिमाग में ये जो आ रहा है वो भी बता देता हूँ कि सर अगर इस साल 13 महीने की सैलरी को मान लो मिल गई और टैक्सेबल कर दिया, तो फिर अगले साल फिर 11 महीने की सैलरी ही टैक्सेबल की जाएगी। अगले साल फिर 11 महीने की सैलरी टैक्सेबल की जाएगी। तो अभी अपन उस पर नहीं जाते हैं। बात क्वेश्चन इस बंदे की तो सॉल्व हो ही गई कि इस बंदे को सैलरी नहीं मिली है तो भी वो टैक्सेबल होगी। कोई पार्शली टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये कर योग्य होगी, नियम नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है रेंट फ्री अकोमोडेशन गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर इज। देखो एक बेसिक, जब आप सैलरी चैप्टर पढ़ेंगे, सारे चैप्टर तो है नहीं, पीजीटी की बात करें तो सारे चैप्टर इनकम टैक्स के नहीं है, बेसिक ही है, पर फिर भी एक बात आपको जैसे परिभाषाओं में ही समझ लो। एक शब्द होता है भत्ता और एक शब्द होता है अनुलाभ। तो मैं आपको एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ भत्ता क्या और अनुलाभ क्या। जैसे मान लीजिए कि ये कर्मचारी नौकरी करने गया और बंगलुरु में नौकरी करने गया, ठीक है, और इसने सेठ जी को कहा कि सर मुझे रहने के लिए जगह दीजिए। तो इसका जो सेठ है, जिसको अपन एम्प्लॉयर बोलते हैं, एम्प्लॉयर ने इसे 15,000 रुपये पर महीना दे दिया कि तू तो 15,000 रुपये पर महीना पकड़, तेरे को जैसा रूम समझ में आए, 1 BHK 2 BHK सिंगल खोली धर्मशाला जैसा समझ में आए तू रह ले। तो जब एम्प्लॉयर आपके हाथ में पैसे दे देता है, एम्प्लॉय के हाथ में पैसे देता है, उसको बोलते हैं भत्ता या अलाउंस, ठीक है। ये हो गई एक बात, 15,000 दे दिया, अब तू तेरा देख ले। दूसरा तरीका ये होता है कि उसके एम्प्लॉयर ने बोला ये पकड़ फ्लैट की चाबी, फलां जगह पे अपना फ्लैट है या रूम है, तू वहाँ जाके रह ले। तो ये है अनुलाभ। ये एक तरह से हुआ नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। अनुलाभ को परक्विजिट्स बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, कि उसको रहने के लिए आपने सुविधा दे दी, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही है, रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब बिना किराए के रहने की सुविधा दे दी। रेंट फ्री मतलब बिना किराए, और आवास रहने के लिए दे दिया, तो ये क्या है, सुविधा हुआ बोलते हैं अनुलाभ, परक्विजिट्स। इसी में एक वैरायटी और हो सकती थी, उसमें ये हो सकता था कि ये एम्प्लॉय सेठ जी के पास जाता कि सेठ जी मैंने कमरा देख लिया है, मुझे कमरा मिल गया है, 12,000 रुपये महीना किराया आ रहा है, मैं दे दूंगा, आप मेरे को रीपेमेंट कर देना। मतलब पहले 12,000 का किराया एम्प्लॉय चुका के आ गया और उसने फिर उसको रीएम्बर्स करवा लिया, तो भी इसे सुविधा कहेंगे और इसे आप मॉनेटरी परक्विजिट की कैटेगरी में रखेंगे। क्योंकि अगर एम्प्लॉय को पहले ही हाथ में पैसे दे दिए जाते हैं तो वो अलाउंस होता है, और अगर उसकी भरपाई की जाती है या उसको पैसा दिया ही नहीं जाता, उसे सुविधा दी जाती है, तो फिर उसे परक्विजिट कहा जाता है। होप मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ और आपको समझ में आ रही है। अनुलाभ कहेंगे इसे, सुविधा को अनुलाभ कहते हैं। इसके बाद है वेतन में से मनोरंजन भत्ते की कटौती। जो लोग सैलरी कमाते हैं उनमें से किसी को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, ठीक है, मिल सकता है, मनोरंजन भत्ता मिल सकता है कि अगर आपके पास कोई गेस्ट आए तो आप उसको चाय कॉफ़ी पिला सको, नाश्ता खिला सको, उसके लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। अगर कर्मचारी को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो बाद में वो उसकी डिडक्शन भी मिल सकती है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। भत्ता मिलता है वो तो किसी को भी मिल सकता है, लेकिन ये भत्ता की कटौती मिलेगी या कहें इसे
इनकम में से थोड़ा सा लेस किया जाएगा। ये सुविधा केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को ही है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, कितनी कटौती मिलेगी इसके नियम शर्तें लिखे हुए हैं, पर सरकारी कर्मचारी को ही मनोरंजन भत्ते की कटौती मिलती है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें एक मिस्टर राम होते हैं, उनके पास एक प्रॉपर्टी है। मिस्टर राम ने वो प्रॉपर्टी लक्ष्मण को किराए पे दे दी और लक्ष्मण ने वो प्रॉपर्टी मारुति को किराए पे दे दी। तो चूंकि राम इस प्रॉपर्टी के, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है, आप पढ़ लेना, चूंकि राम इस प्रॉपर्टी के स्वामी हैं, तो लक्ष्मण को रेंट पे देने से, लक्ष्मण को रेंट पे देने से जो इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी, लेकिन लक्ष्मण ने इसको सबलेट किया है, उप किराए पे दिया है, ओनर ना होते हुए भी किसी को किराए पे दिया है। गुनाह नहीं है, पर बता रहा हूँ कि ओनर ना होते हुए भी किराए पे दिया है, तो इसे ओएस में रखा जाएगा, इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रखा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम ने जो किराया कमाया है, ठीक है, रेंट रिसीव, अकाउंट्स की भाषा में P&L के सीआर में जाता है, लेकिन इनकम टैक्स के लिए वो हेड में जाता है। तो जो मकान मालिक मकान का किराया या किसी बिल्डिंग का किराया कमाता है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाता है, लेकिन किराएदार अगर उसे आगे किराए पे चढ़ा दे और डिफरेंस इनकम कमा ले, जैसे इस केस में उसने 10 की चीज़ को 15 में चढ़ा दिया तो 5,000 एक्स्ट्रा इनकम कमाई, तो ये जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाएगी। तो पहला इसका आंसर ये हो जाएगा, गृह संपत्ति से आए और दूसरे के लिए अन्य स्रोतों से आए। ठीक है, कुल आय की राशि को निकटतम इतने रुपए के गुणांक में पूर्णांकित किया जाता है। आपकी जितनी भी इनकम होगी, आपकी जैसे TI आई 10,12,508 रुपये, तो आपकी इनकम लिखी जाएगी 10,12,510 रुपये। तो इसमें नियम क्या है, आपका आखिरी डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उसे आगे की तरफ राउंड ऑफ किया जाता है, लेकिन राउंड ऑफ 10 रुपये का राउंड ऑफ होता है। ठीक है, इनकम को भी, TI को भी 10 रुपये में राउंड ऑफ किया जाता है, और आपका जो टैक्स पेबल बनता है फाइनली उसको भी 10 रुपये तक राउंड ऑफ किया जाता है। तो आपको 10 रुपये वर्ड याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है द वैल्यू ऑफ कंसेशनल लोन टू एम्प्लॉय इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंडिंग रेट्स ऑफ डैश डैश। ठीक है, इसे आप यूँ समझिए कि एक कर्मचारी है, उसने अपने सेठ जी से 5 लाख रुपए का लोन लिया, और 5 लाख रुपए का लोन लिया 8% की रेट पे। उस समय SBI की जो रेट थी वो थी 11%। तो इसका मतलब है एम्प्लॉयर ने हम पे 3% का एहसान किया है। इसमें मतलब SBI की रेट को बेंचमार्क रेट माना जाता है। अगर हम SBI से लोन लेने जाते तो 11% लगता, लेकिन एम्प्लॉयर ने हमें थोड़ा अपना समझा, हम उसके अपने ही हैं, और हमें 8% पे लोन दे दिया। तो उसने 3% का हमें बेनिफिट किया, तो इस 3% की को सुविधा माना जाएगा। 5 लाख का 3% 15,000 हमारी आय में जोड़ा जाएगा। इसका क्वेश्चन ये था कि आप किस बैंक की रेट को बेंचमार्क मानते हैं, तो SBI की रेट को मानते हैं। उसमें भी जो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर है उस रेट को बेंचमार्क रेट मानते हैं, क्योंकि पूरे साल फिर रेट बदलती रहती है। ठीक है, इसके बाद है स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड ऑन एनुअल वैल्यू। इसे आप समझिए कि कौन से चैप्टर का है, आपका वैसे पढ़ा हुआ है तो फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसे यूँ समझिए कि एक व्यक्ति मान लीजिए 20,000 रुपये पर महीना किराया कमाता है, तो हमें मोटे तौर पे लगता है कि उसकी इनकम 2,40,000 है भी, लेकिन उसकी इनकम को 30% घटा दिया जाता है। इसे स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। इसने मकान पे चाहे कितना ही खर्चा किया चाहे खर्चा नहीं किया, गवर्नमेंट ये मानती है कि जो मकान मालिक किराया कमा रहा है, जो भी एनुअल वैल्यू आ रही है, जो भी किराया वो कमा रहा है, उसमें से 30% तो उसका खर्चा हो ही गया होगा। तो 30% का फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ऑलवेज ऑन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद आयकर अधिनियम 1961 के तहत मशीन पे मूल्यह्रास लगाया जाता है। देखिए, इनकम टैक्स में जनरली जो डेप्रिसिएशन लगता है वो WDV मेथड से लगता है, ब्लॉक कॉन्सेप्ट होता है और WDV से लगता है। इसका मतलब ये समझो कि आपके पास कुछ मशीनें थी और उन सब मशीनों का मूल्य मान लीजिए 40 लाख रुपए था, प्लस इस साल आपने एक नई मशीन खरीदी, वो 10 लाख रुपए की खरीदी, और आपको 50 लाख रुपए पे डेप्रिसिएशन लगाने को मिलेगा। ये जो आपके पास स्टार्ट होती है वो WDV होती है। तो आपको याद रखना है, एक जो पावर जनरेशन कंपनीज होती हैं उनको स्ट्रेट लाइन मेथड का ऑप्शन मिलता है, केवल उनको। उसके अलावा सभी कंपनियों को अपनी सारी एसेट्स पे
WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो आपको ये अगेन अकाउंट्स में आपको जो मेथड समझ में आ रहा है, SLM, WDV, डिप्लीशन, कुछ भी लगा सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले WDV मेथड से लगाए हुए डेप्रिसिएशन को ही सही मानेंगे। ठीक है जी, चलो। द ट्रांसफर ऑफ ओल्ड मूवेबल असेट्स टू एम्प्लॉय विल बी टैक्स फ्री इफ इट इज़ यूज्ड फॉर 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर। आप यूँ समझिए कि एक जो ओनर होते हैं, अगर वो अपने एम्प्लॉयर होते हैं, अगर वो अपने कर्मचारी को कोई असेट सस्ते में दे देते हैं, कार है 2-4 साल यूज़ करने के बाद दे देते हैं, कोई कंप्यूटर है वो यूज़ करके दे देते हैं, तो इन पे असेट्स की अलग अलग कैटेगरी है। अगर कंप्यूटर को यूज़ करने के बाद बेचा है तो उसकी कीमत का आकलन 50% WDV डेप्रिसिएशन लेते हुए किया जाएगा। ठीक है, फिर उसकी जो वैल्यू आएगी और जो वैल्यू कर्मचारी से वसूल की जाएगी उसका डिफरेंस परक्विजिट माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर 60,000 का है, 2 साल यूज़ किया तो पहले वो 30,000 का हो गया, फिर वो 15,000 का हो गया और फिर वो कर्मचारी को 10,000 में दे दिया गया, तो 5,000 रुपये बेनिफिट माना जाएगा और 5,000 रुपये टैक्सेबल होगा। इसी तरह से अगर मोटर कार की बात की जाए तो उस पर 20% WDV माना जाता है, 20% से उसे रिड्यूस किया जाएगा, फिर उसकी जो कीमत आएगी और जो कीमत चार्ज की जाएगी उसका अंतर बेनिफिट माना जाएगा। लेकिन अगर कोई और एसेट्स है, इन दोनों एसेट्स के अलावा कोई और एसेट्स है, तो वहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, उसमें हर साल एसेट्स का 10% कम किया जाएगा। तो अगर एक एसेट्स का आप हर साल 10% कम करते हैं तो 10 साल में वो जीरो हो जाएगा, और अगर जीरो वाली चीज़ को आप उसे ट्रांसफ़र करोगे तो फिर सामने वाले के लिए कोई बेनिफिट नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ से नियम निकल के आता है कि अगर कोई संपत्ति, थोड़ा क्लियर बोलना चाहिए था, कार या कंप्यूटर के अलावा कोई संपत्ति 10 साल यूज़ करने के बाद एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सेल करता है, ट्रांसफ़र करता है, सेल करता है, तो उसे वो फिर एम्प्लॉय के लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा, टैक्स फ्री बेनिफिट होगा, ज़ीरो इसका आंसर होगा। ठीक है, 10 साल के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश आर नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। अगर कोई पोल्ट्री फार्मिंग करता है, मुर्गी पालन करता है और अंडे वगैरह बेचता है, तो क्या वो कृषि आय है? नहीं। क्या कोई मधुमक्खी पालन करता है, शहद उत्पादन करता है, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं। अगर कोई खड़ी फसल को खरीद लेता है और फिर उसको बेचता है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ये सारे के सारे मामलों में एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है, जुताई करना, सिंचाई करना, गुड़ाई, निराई, कटाई, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है कि किन एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और किन को नहीं माना जाएगा। ये सारी एक्टिविटी श्योरली, अगर देखो आप पेड़ उगाते हो, फल उगाते हो, फसल उगाते हो, रियल में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हो, तो जो इनकम होगी फिर वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। या आप अपनी ज़मीन को किसी को खेती करने के लिए किराए पे दे देते हो, तो वो इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो इसमें अभी ये सारी की सारी इनकम के एग्जाम्पल हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम के। ठीक है, सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज़ रिलेटेड टू, तो इसके लिए आपको कुछ धाराएँ याद होनी चाहिए। आप ये समझिए, वैसे तो बहुत सारी धाराएँ हैं, पर फिर भी जैसे पहली कुछ धाराएँ हैं सैलरी से रिलेटेड। धारा 15 से 17 में सैलरी हेड के इनकम्स को के नियमों को बताया गया है। उसके बाद सेक्शन 22 से 27 तक आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड के नियम हैं। 27 के बाद ऑब्वियस बात 28 आएगा, तो जो आपका होता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस की इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके नियम धारा 28 से 44 में बताए गए हैं। कैपिटल गेन, सेक्शन 45 टॉक्स अबाउट कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन से इनकम कैसे होगी, कितना टैक्सेबल होगा, इसके नियम 45 से लेके 55A तक में दिए हुए हैं। और सेक्शन 56 से लेके 59 तक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इसमें दो बातें निकल के आई कि आपकी इनकम के 5 हेड होते हैं और उन पाँचों हेडों के सेक्शंस कहाँ से शुरू और कहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो जो सेक्शन 45 है वो रिलेटेड है कैपिटल गेन से, तो इसका आंसर डी होगा, कैपिटल गेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्लबिंग ऑफ इनकम, देखिए एक वर्ड होता है क्लबिंग। क्लबिंग में क्या होता है, एक व्यक्ति की जो इनकम होती है उसमें किसी और व्यक्ति की इनकम को मिला दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम वी है और मेरी इनकम मान लीजिए 10 लाख रुपए है, मान लेते हैं 10 लाख रुपए है, और मान लीजिए कि मेरे बच्चे ने जो 1 लाख रुपए कमाया
वो इनकम भी मेरे अंदर जोड़ दी जाए, या मेरी मिसेज ने भी 3 लाख रुपए जो कमाए वो इनकम भी मेरे अंदर जोड़ दी जाए। तो जब किसी व्यक्ति की इनकम में किसी और व्यक्ति की इनकम को जोड़ दिया जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने टैक्स बचाने के लिए कोई बदमाशी की होती है और इनकम टैक्स को वो बदमाशी पता चल जाती है, वो ट्रैक हो जाती है, तो फिर अन्य व्यक्ति के आय को पहले व्यक्ति की आय में मिला दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब है इंक्लूजन ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन इन असेसीज इनकम। ठीक है, तो कई व्यक्ति क्या होता है, इनकम टैक्स को बचाने के लिए अपनी असेट्स अपने जीवन साथी या बच्चे के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं, कई मामले में अपनी इनकम ट्रांसफ़र कर देते हैं और भी हथकंडे अपनाते हैं। तो अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति की इनकम को असेसी की इनकम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा बी। इसे क्लबिंग ऑफ इनकम बोलते हैं टेक्निकली। इसके बाद है माइनर की इनकम। अगर कोई बच्चा माइनर है, मतलब 18 साल से छोटा है, तो उसकी इनकम का क्या होगा, उसकी इनकम को उसकी मम्मी या पापा में जोड़ दिया जाएगा। यूँ समझो कि ये है मम्मी और ये है पापा। मम्मी कमाती है मान लीजिए 8 लाख रुपए एक साल का, या इस साल उन्होंने 8 लाख रुपए कमाया, और जो पापा हैं वो कमाते हैं सपोज़ कीजिए 11 लाख रुपया। ऐसे में बच्चे की आय जो 2 लाख रुपए हुई, मान लीजिए बच्चे को कोई एसेट्स दी गई थी, उसके दादा दादी ने या नाना नानी ने, किसी ने भी दी, या कोई और तरीका भी हो सकता है। तो ये जो 2 लाख रुपए की इनकम है, चूंकि माता या पिता में से पिता की आय ज़्यादा है, तो ये पिता की आय में जोड़ दी जाएगी। तो ये नियम है। एक और नियम है कि अगर माता और पिता का संबंध विच्छेद हो चुका हो, तलाक हो चुका हो, तो फिर बच्चा जिसके पास रहता है, जो बच्चे का भरण पोषण करता है, मेंटेन करता है बच्चे को, फिर इनकम उस पेरेंट पे जोड़ी जाएगी जिसके पास बच्चा रहता है और जो माता या पिता में से जो उसका भरण पोषण कर रहा है। एक तीसरा नियम और है, अगर बच्चे ने अपनी ये इनकम अपनी मेहनत से कमाई है या अपनी मानसिक योग्यता, यानी उसने अपनी शारीरिक या मानसिक योग्यता से कमाई है, या बच्चा डिसेबल्ड है, ATU में जो बीमारियां बताई गई है उन बीमारियों से ग्रसित है, तो फिर ऐसे बच्चे की इनकम माता पिता में नहीं जोड़ी जाती, फिर उसकी क्लबिंग नहीं होती। अभी के लिए क्वेश्चन था कि माइनर की इनकम किस में जोड़ी जाती है, तो पापा में या मम्मी में जिसकी आय ज़्यादा हो उसमें जोड़ी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, रेट ऑफ एजुकेशन सेस ऑन टोटल इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी इज। देखिए, आपसे इनकम टैक्स लिया जाएगा, ये स्लैब बने हुए हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है स्लैब हर साल लगभग चेंज होते हैं, और कुछ मामलों में सरचार्ज लिया जाएगा। इनकम टैक्स और सरचार्ज के बाद नीचे आके हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिया जाता है ना। देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन को सब तक पहुंचाने के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिया जाता है, और उसकी रेट 4% है। तो क्वेश्चन बस इसका यही था कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना है, तो वो 4% है, और वो सबसे लिया जाता है। आपकी जो टैक्स आ जाती है सरचार्ज को मिलाते हुए, अगर सरचार्ज है तो उसके बाद 4% और जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस फॉल्स अंडर द हेड। ये वैसे ही क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कोई बंदा हॉर्स रेस में दांव लगाता है, किसी घोड़े पे दांव लगाता है, घोड़ा जीत जाता है, आपने मान लीजिए 20,000 का इनाम जीत लिया, तो ये इनकम आपकी मानी जाएगी अदर सोर्स। तो वो इनकम जो किस्मत से होती है, वैसे अदर सोर्स मतलब यूँ है नियम तो कि जो इनकम किसी भी हेड में नहीं जाती, न सैलरी, न है HP, न BP, न CG, जो शुरू के चारों हेड है जिसमें कोई इनकम नहीं जा सकती, तो फिर वो अदर सोर्स में जाती है। ऐसे में अगर कोई इनकम आप किस्मत से कमाते हो तो वो इनकम भी आपकी अदर सोर्स में जाती है। इसमें कुछ नियम है कि अगर आप हॉर्स रेस से इनकम जीतोगे तो उसे कैजुअल इनकम कहेंगे, उस पर बाद में टैक्स लगेगा, तो 30% टैक्स लगेगा। यदि अगर आपने एक बार में 10,000 रुपये से ज़्यादा का इनाम जीता है, तो फिर आपको जब इनाम मिलेगा तो उस पर टैक्स कट के मिलेगा। सपोज़ करो आपने 20,000 का इनाम जीता, तो सामने वाला जो है वो 6,000 आपका TDS काट लेगा, और आपके खाते में नेट 14,000 रुपये ही जमा होंगे। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, और इसकी जो टैक्स की सेक्शन है वो 115 BB है, उस सेक्शन के तहत इस पर 30% टैक्स लगाया जाता है, इसीलिए अपफ्रंट 30% TDS काट लिया जाता है अगर इनकम 10,000 से ज़्यादा है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन इंक्लूड्स। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, हमने बात कर ली है कि 231 में पर्सन को डिफाइन किया गया है, और 7 तरह के पर्सन माने गए हैं। वो 7 हैं: इंडिविजुअल, HUF,
कंपनी, फर्म, एओपी या बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो इस तरह से ये 7 तरह के व्यक्ति माने गए हैं। इनको नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसके बाद है एवरी असेसी इज अ पर्सन। ये लाइन आपको याद रखनी है। जो असेसी है, अगर हमने पा लिया है कि वो असेसी है तो पर्सन होगा, लेकिन अगर कोई पर्सन है तो उसका असेसी होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे सारे शेर जानवर होते हैं पर सारे जानवर शेर नहीं होते। सही लाइन है ना? वैसे ही हर असेसी पर्सन होता है, हर असेसी कोई ना किसी तरह का पर्सन होगा, लेकिन हर पर्सन असेसी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एवरी असेसी इज़ अ पर्सन एंड एवरी पर्सन नीड नॉट बी एन असेसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। असेसमेंट ईयर कैन बी ए पीरियड ऑफ। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर जो है वो 12 महीने हो सकता है या 12 महीने से कम भी हो सकता है। 12 महीने से कम भी हो सकता है। ठीक है, खास करके जो स्टार्टिंग ईयर होता है। लेकिन असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ। तो ये देख लेना कि ये कौन से के बारे में पूछ रहा है। इन दिस क्वेश्चन ही इज़ आस्किंग अबाउट असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर हमेशा और हमेशा 12 महीने का होता है। एक जनरली बात बता दूं, जैसे मैं आज जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो तारीख है 8 जुलाई 2025। जो अभी वर्ष चल रहा है वो है 25-26। ठीक है, जब ये ख़त्म हो जाएगा और फिर असेसमेंट शुरू होगा तो वो असेसमेंट ईयर 26-27 होगा। और वो ऑब्वियस ही बात है, पूरे 12 महीने की एक अवधि होती है, फिक्स 12 महीने की। ठीक है, तो ये इस तरह से। नेक्स्ट, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज डैश एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन। देखो बहुत सिंपल है, आय पहले कमाई जाती है और फिर उसके ऊपर टैक्स भरा जाता है। तो जब कमाई जाती है तो उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जब उसमें टैक्स भरा जाता है तो उसे बोलते हैं असेसमेंट ईयर। हिंदी में जिस वर्ष में आय कमाई जाती है उसे हम कहते हैं गत वर्ष, और जिस वर्ष में आय पे कर निर्धारण होता है उसे हम कहते हैं कर निर्धारण वर्ष। तो पहले जिस वर्ष में कर योग्य आय होती है उसे कर निर्धारण वर्ष, तो पहले आपका ये आएगा। ठीक है, और पीछे आपके गत वर्ष आएगा। तो इसका आंसर बी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, क्योंकि लैंग्वेज आगे पीछे भी कर सकता था वो। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। देखो जनरली नियम क्या है कि प्रीवियस ईयर में आप जो कमाते हैं उसका टैक्स आप असेसमेंट ईयर में भरते हैं। मैं सिंपल बताता हूँ, अगर आपने वर्ष 24-25 में कमाया है तो उसका टैक्स आप 25-26 में भरेंगे। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जब 24-25 में कमाई गई आय का असेसमेंट 24-25 में ही हो जाएगा। इसको अपन एक्सीलरेटेड असेसमेंट कहते हैं। जैसे अपनी गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है जिससे गाड़ी स्पीड से भागती है, तो कभी कभी स्पीडी असेसमेंट किया जाता है। ऐसा कब किया जाता है? जब कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी भारत में पैसे आके कमाता है तो तुरंत असेसमेंट कर दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़ के भाग रहा है, छोड़ रहा है देश, बाद में उससे टैक्स वसूलना मुश्किल हो जाएगा, तो हाथों हाथ उसी वर्ष में टैक्स वसूल कर लिया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई व्यापार बहुत ही शॉर्टर पीरियड के लिए स्थापित हुआ है तो उसका भी टैक्स तुरंत वसूल कर लिया जाएगा। अगर लगता है कि कोई व्यक्ति अपनी असेट ट्रांसफ़र कर रहा है क्योंकि वो टैक्स अवॉइड करना चाहता है तो उससे तुरंत टैक्स वसूल कर लिया जाएगा। और कुछ मामलों में अगर कोई बिज़नेस डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है तो आईटी अथॉरिटी के पास ये पावर होती है कि वो तुरंत असेसमेंट कर लें। अब इस क्वेश्चन में अपन बात करते हैं कि किस मामले में प्रीवियस ईयर का असेसमेंट प्रीवियस ईयर में ही कर दिया जाएगा। तो ए मामले में किया जाएगा यस। अगर कोई व्यक्ति भारत में रोजगार कर रहा है तो फिर कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर लेना। अगर व्यक्ति कोई इलीगल बिजनेस कर रहा है तो भी ज़रूरत नहीं है, तो भी आराम से अपन पकड़ लेंगे उसको। और अगर कोई व्यक्ति धर्मार्थ है, चैरिटेबल संस्था चला रहा है, रिलीजियस संस्था चला रहा है, तो उसमें भी आपको जल्दीबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़ के जा रहा है तो प्रीवियस ईयर का असेसमेंट आप प्रीवियस ईयर में ही कर सकते हैं। ए आंसर होगा। नेक्स्ट, अ पर्सन फॉलोज कैलेंडर ईयर फॉर अकाउंटिंग, फॉर टैक्सेशन ही हैज़ टू फॉलो। देखो अकाउंट्स में हमें पता है कि अकाउंट्स में वर्ड होता है अकाउंटिंग ईयर। अब कुछ लोग अकाउंटिंग करते हैं जनवरी से दिसंबर, कुछ लोग अकाउंटिंग करते हैं अप्रैल टू मार्च, कुछ लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं जुलाई टू जून। ऐसा कोई सा भी कॉम्बिनेशन वो ले सकते हैं, 12 महीने की अवधि वो कोई सी भी ले सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स के पर्पज़ से जब टैक्सेशन की बात आती है तो एक सिमिलैरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए आपको
अप्रैल टू मार्च की अवधि ही लेनी होगी। भले ही आप अकाउंट्स जनवरी से दिसंबर के हिसाब से बना रहे हों, भले ही ये बंदा कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा हो, लेकिन टैक्स लगाने के पर्पज़ से उसको फाइनेंशियल ईयर ही अडॉप्ट करना होगा, कोई चॉइस वॉइस काम नहीं करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टोटल इनकम इज टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस एंड टैक्स इज टू बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट। ठीक है, ये आधा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जितनी भी आपकी टोटल इनकम आएगी उसको 10 रुपये के राउंड ऑफ में करेंगे, और जितना आपका टैक्स बनेगा उसको भी 10 रुपये के राउंड ऑफ में करेंगे। मैं बस एक थोड़ा फिगर आपको बताता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति की इनकम आई, मान लीजिए 4,49,895 रुपये। ठीक है, तो आखिरी अंक आपका 5 है, तो इसको आगे की तरफ चेंज करेंगे, 4,49,895 के 900 हो जाएंगे, तो ये आपका 900 हो जाएगा, 4,49,900 रुपये। इसमें अपन ने 5 को आगे के 10 रुपये की तरफ कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब एक बात मैं और बताता हूँ। किसी की इनकम आई मान लीजिए 4,49,844 रुपये 95 पैसे, तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको 95 पैसे को इग्नोर करना है, इस 95 पैसे को अनदेखा कर दो। और अब ये जो 4 है इसमें आगे की तरफ जाने की क्षमता नहीं है, तो आपकी इनकम आ जाएगी 4,49,840 रुपये। ठीक है, तो आप समझ गए कि आखिरी अंक 5 या 5 से ज़्यादा होने पे उसे आगे के 10 रुपये की तरफ राउंड ऑफ करना है। ये काम आपको टोटल इनकम निकालते भी समय करना है, इसके लिए सेक्शन 288A है, और ये काम आपको टैक्स निकालते भी समय भी करना है, इसका सेक्शन 288B है। बस सिंपल है, आपको 10-10 रुपये के राउंड ऑफ करने हैं। सी आंसर होगा। नेक्स्ट, अगर भारत के बाहर अर्जित है और भारत के बाहर प्राप्त आय है तो वो कर योग्य है। देखिए, अगर कोई इनकम अपन ने बाहर ही कमाई और बाहर ही उसको प्राप्त किया, जैसे मान लो इंग्लैंड में अपन ने कोई इनकम कमाई और इंग्लैंड में ही उसको प्राप्त कर लिया, तो रिसीव्ड आउटसाइड, इससे पहले अक्रूड आउटसाइड हुआ, तो ऐसी इनकम केवल रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, क्योंकि हमने बात की है जिसे हम रेजिडेंट कहते हैं या पूरा बोलते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, निवासी व सामान्य निवासी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। कि सर फिर वो जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। या कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है वो बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। तो ऐसी आय के लिए केवल रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही टैक्सेबल की इनकम में ही जोड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एन इंडियन कंपनी वुड, देखो जैसे इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस तय किया जाता है, इंडिविजुअल रेजिडेंट साबित हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट साबित हो सकता है, नॉन रेजिडेंट साबित हो सकता है। उसी तरह कंपनी में 3 चॉइस नहीं होते, कंपनी में 2 ही चॉइस होते हैं। कंपनी या तो रेजिडेंट कहलाएगा या नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। अब रेजिडेंट होने के लिए क्या साबित करना होगा? या तो वो कंपनी इंडियन कंपनी हो, यानी उसका जन्म इंडियन, जो इंडिया में कंपनीज एक्ट चलता है, कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। अगर किसी कंपनी का जन्म भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत हुआ है तो वो कंपनी हमेशा और हमेशा रेजिडेंट मानी जाएगी। इसलिए इसने कहा, जब इसने इंडियन वर्ड लगा दिया कि अगर एक भारतीय कंपनी है तो फिर वो हमेशा और हमेशा भारत में निवासी मानी जाएगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी का मतलब है उसका रजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनीज एक्ट में नहीं हुआ है तो देखा जाएगा पोएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि उसका पोएम कहाँ है। अगर उसका पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो उसे रेजिडेंट माना जाएगा, और इंडिया में नहीं है तो उसे नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। तो आप समझ गए बातों को? ठीक है, चलिए इसके बाद है डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF इफ HUF's कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली सिचुएटेड इन इंडिया एंड कर्ता ऑफ HUF इज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर दैट प्रीवियस ईयर। ओके, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अब यूँ समझिए, HUF के भी 3 प्रकार हो सकते हैं। HUF रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है, या नॉन रेजिडेंट भी साबित हो सकता है। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि HUF का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो इंडिया में है क्या। अगर थोड़ा सा भी है तो ये वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। अब आके इन दोनों में से कुछ वो बनेगा। आई रिपीट, अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा या थोड़ा भी इंडिया में है तो वो अब रेजिडेंट बनेगा या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। अच्छा, ये तय कैसे होगा?
ये तय इस तरह से होगा कि इसमें कर्ता देखा जाएगा कि कर्ता एडिशनल कंडीशंस या कहें एक्स्ट्रा कंडीशंस पूरी करता है क्या। वही कंडीशंस जो आपने इंडिविजुअल्स के लिए चेक की थी एक्स्ट्रा कंडीशन में, क्या थी वो, कि लास्ट ईयर को छोड़ दो, लास्ट ईयर नहीं प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उससे पहले के जो प्रीवियस ईयर हैं 10, उसमें से क्या दो बार कर्ता कभी रेजिडेंट रहा, और एक आप क्या करो, प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उससे पहले के जो 7 साल हैं उसमें 730 दिन क्या कर्ता रेजिडेंट रहा या भारत में रहा। तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अधूरी जानकारी है। इस क्वेश्चन में ये जानकारी तो है कि एच पिछले साल एच प्रीवियस ईयर में नॉन रेजिडेंट रहा, लेकिन हमें प्रीवियस ईयर से मतलब ही नहीं था, हमें कर्ता के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करनी थी कि वो 10 साल में क्या स्टेटस था या 7 साल में उसका 730 दिन पूरा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन चूंकि एच का कंट्रोल इंडिया में है तो NR वाला ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, तो इसका आंसर आएगा कि या तो वो रेजिडेंट साबित होगा, OR का मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसका आंसर डी आएगा। ये थोड़ा सा टफ था बट इस बहाने आपका नियम पूरा कंप्लीट हो गया। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो कुछ इनकम ऐसी होती हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता। तो अगर कोई मेंबर एच से अपना हिस्सा प्राप्त करता है, मान लीजिए एक एच है, वो 10 लाख रुपए कमाता है और 5 लोगों में बढ़ता है और 2 लाख रुपए एक मेंबर को मिलता है, तो 2 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होगा। और इसके लिए आपका सेक्शन है 10(2). इसका रीज़न ये है कि 10 लाख रुपए पे एच टैक्स दे देगा, तो इसलिए उस 2 लाख रुपए के हिस्से पे दोबारा से मेंबर से टैक्स नहीं लिया जाएगा। अच्छा, अगर किसी को फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो ये इनकम टैक्सेबल है। मतलब टैक्सेबल मतलब टैक्स लगने जैसी है। टैक्सेबल का मतलब है आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा और टैक्स लगाया जाएगा। अगर आपको बांग्लादेश से यानी फॉरेन से एग्रीकल्चर इनकम होती है तो ये इनकम भी आपकी अदर सोर्स हेड में टैक्सेबल होगी। और अगर किसी व्यक्ति को एक NGO में काम करने से सैलरी मिलती है, तो जब भी आप सैलरी कमाते हैं, भले आपकी संस्था क्या करती है उससे मतलब नहीं है, जब भी आपको सैलरी मिलती है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। तो बाकी की तीनों इनकम सैलरी हेड में मतलब अलग अलग हेड में टैक्सेबल हैं, लेकिन एक मेंबर को अपने HUF से जो आय का हिस्सा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है। धारा 10(2), ये तीनों धाराएं तो याद रख लेना, 10(1), 10(2) और पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को जो फर्म से लाभ मिलता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। 10(2)(a) इसका सेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ये वैसे हाउस प्रॉपर्टी हेड का क्वेश्चन आ गया, पर बहुत बेसिक है इसलिए समझ में आना चाहिए। देखिए, आप जनरली ये सोचते होंगे कि किराए की इनकम कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि जितना किराया कमाते हैं उतनी इनकम होती है। ये बात सही है, लेकिन ये जो आप सोच रहे हैं वो बी पॉइंट है। पहले ए पॉइंट पे सबसे पहले देखा जाता है कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या है या फेयर रेंट क्या है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो मकान का किराया म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से 45,000 होना चाहिए था। अच्छा, पड़ोस में उसी तरह का मकान देखें तो किराया 50,000 रुपये होना चाहिए था। तो पहले स्टेप पे आपको म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर में से बड़ी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, कर लिया। इसके बाद आपको देखना है कि क्या आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है क्या, क्योंकि कुछ राज्यों में स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है, तो वो दे रखा है क्या। अगर दे रखा है तो फिर आपको इनमें से छोटी वैल्यू पिक करनी है। ठीक है, तो अभी तक क्या समझ में आया, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से बड़ी वैल्यू पिक करनी है और बड़ी वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट में से छोटी वैल्यू पिक करनी है। ये आपका ए स्टेप की वैल्यू हो गई। अब आपको सेकेंड स्टेप पे एक्चुअल रेंट देखना है। जैसे एक्चुअल रेंट 42,000 है और फिर आपको उन दोनों में से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो यानी इनकम टैक्स इस तरह से कैलकुलेट होता है। मतलब ये अपन क्या बात कर रहे हैं कि इनकम टैक्स में मकान से या बिल्डिंग से आपने कितना किराया कमाया, इसके लिए एक्चुअल किराए के अलावा बाकी फैक्टर्स जैसे म्युनिसिपल रेंट, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, ये सब भी देखने होते हैं। ये मैंने सारा परफॉर्मा दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चनों में ही आता है। तो 48,000 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। देखिए कि अपन कई बार सोचते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वी है और मेरा एक दोस्त है, उसका नाम यू है। ठीक है, सपोज करो मेरी इनकम 10 लाख रुपए है और मेरे पास एक टैक्सी है जो मैं चलवाता हूँ, किसी से मैं चलवाता हूँ, और मैंने इसको
किराए पे दे रखा है और इसकी इनकम 15,000 रुपये महीना है। ठीक है, मतलब मैंने किसी को कह रखा है कि भाई तू टैक्सी ले ले और हमें तो तू महीने का 15,000 दे दिया का किराया, बाकी तू कमाए जो तेरी किस्मत है। और फिर मैंने ये भी अग्रीमेंट कर दिया, इस व्यक्ति को बोल दिया कि ये 15,000 रुपये हर महीने तू मेरा जो एक दोस्त है उसके खाते में जमा कराएगा। ठीक है, और मैंने इसको कह दिया, मान लो दोस्ती यारी में या यूं ही कि तू तो मौज करिए, 1,80,000 रुपये हर साल तुझे मिला करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये 1,80,000 की इनकम यू जो मेरा दोस्त है उमेश है उसकी मानी जाएगी या ये इनकम मेरी मानी जाएगी? तो ये इनकम वी की इनकम में मानी जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपने जो किया है उसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग असेट्स। आपने टैक्सी की ओनरशिप उसके नाम ट्रांसफ़र नहीं की, लेकिन उससे होने वाली आय को उसे आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये आय ट्रांसफ़र करने वाले की अंतरणकर्ता ट्रांसफरर की मानी जाएगी। तो ठीक है, जिसे ट्रांसफ़र करते हैं वो ट्रांसफ़र ही होता है, पर ये आय ट्रांसफरर की मानी जाएगी, अंतरणकर्ता की मानी जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद है जनरली लॉन्ग टर्म गेन इज चार्ज टू टैक्स। तो जनरली जो अगर आप कोई आपके पास असेट्स है उस पर आप उसको बेचते हो और उससे पैसा कमाते हो तो उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जनरली 20% टैक्स लगता है, कुछ मामलों में 10% टैक्स भी हो सकता है, कुछ मामलों में। ठीक है, लेकिन जनरली जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स होता है वो 20% होता है, इसलिए आमतौर पे वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बस थोड़े से बचे हैं। जैसा कमाओ वैसा भुगतान करो, योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए। पे एज यू अर्न, आप पहले इसका थोड़ा बेस समझिए। जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि आप प्रीवियस ईयर में कमाओ, जैसे सपोज कीजिए 24-25 में कमाओ और उसका टैक्स आके यहाँ आप हमें 25-26 में दे देना। ठीक है, लेकिन कई बार गवर्नमेंट ये कहती है कि जैसे जैसे आप कमाते जाओ वैसे वैसे टैक्स चुकाते जाओ, पे एज यू अर्न। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि वर्ष समाप्त होने से पहले ही हम टैक्स जमा करा लें तो उसे एडवांस टैक्स कहते हैं। तो जैसे जैसे कमाते जाओ वैसे वैसे चुकाते जाओ, इसका मतलब है गवर्नमेंट इज़ आस्किंग अबाउट एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स किस पे लगता है? मोटा नियम ये है कि अगर किसी की टैक्स लायबिलिटी, मैं इनकम नहीं बोल रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कि उसका जो टैक्स का अमाउंट है वो 10,000 या 10,000 से ज़्यादा बनेगा तो उससे चाहा गया है कि वो 4 किश्तों में एडवांस टैक्स जमा करा दे। 15 जून तक 15% टैक्स जमा करा दे, 15 सितंबर तक 45% टैक्स जमा करा दे, 15 दिसंबर तक आते आते 75% टैक्स जमा करा दे और साल समाप्त होने से पहले ही 100% टैक्स जमा करा दे। ये तारीखें और परसेंटेज भी आपको याद रखने हैं, एडवांस टैक्स। नेक्स्ट, इन इनकम टैक्स पैन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। तो पैन नंबर बहुत ज़रूरी है बैंक में खाता खुलाने के लिए और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस के लिए आपको पैन नंबर की अनिवार्यता है। इसके लिए धारा 139A होती है, धारा का याद रखिएगा। इसके बाद है द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स ऑफ इंडिविजुअल। देखिए मैं वापस एक बार के लिए 24-25 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। सपोज़ कीजिए प्रीवियस ईयर 24-25 है तो 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ और 31 मार्च 2025 तक चला। अब आपको रिटर्न फाइल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय मिलेगा। आपको अपना ITR 31 जुलाई तक भरना है। अगर आपके खातों की ऑडिट होनी है, टैक्स ऑडिट बोलते हैं, अगर आपके खातों की टैक्स ऑडिट होनी है तो आपको 31 अक्टूबर तक का समय मिलेगा। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में इंडल्ज हो तो आपको रिटर्न फाइल करने के लिए 30 नवंबर तक का समय मिलेगा। और अगर आप 31 जुलाई या 31 अक्टूबर वाली रिटर्न समय पे नहीं भरते हो या रिटर्न भरने के बाद उस रिटर्न को थोड़ा चेंज करना चाहते हो तो लेट भरते हो तो उसको बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं, और रिटर्न में थोड़ा चेंज करना चाहते हो तो उसको रिवाइज रिटर्न बोलते हैं। वो रिटर्न आपको 31 दिसंबर तक भरनी पड़ेगी। तो आजकल बहुत सख्ताई हो गई है, मतलब सारा काम आपको टाइमली करना पड़ेगा। पहले तो 1-1, 2-2 साल लेट भी चल जाता था, आजकल तो आप देख लो 2025 का मैटर उन्होंने 2025 में निपटा दिया। ये चारों ही तारीखें आपको याद रखनी है। पर जनरली जो मोटा दिमाग पे 90% जनता के काम का है कि वो ये है कि रिटर्न आपको 31 जुलाई तक भरना है। तो इसे आप यूँ समझ लीजिए कि मार्च में वर्ष समाप्त होता है, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई आपको 4 महीने का समय गवर्नमेंट देती है। ठीक है, और फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 7 महीने का समय आपको ऑडिटेड, अगर आपके खातों की ऑडिट होती है तो मिलता है। तो ये दोनों तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पूछने वाला क्या कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसका आंसर ए हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, रिटर्न
फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट इज कॉल्ड, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपकी डेट निकल गई है, जैसे अपन किसी को बोलते हैं ना बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, उसका सिंपल मतलब होता है कि कल हम आपको हैप्पी बर्थडे नहीं बोल पाए तो आज बोल रहे हैं। तो इसी तरह अगर आपको रिटर्न 31 जुलाई तक भरनी थी या 31 अक्टूबर तक भरनी थी, आप लेट हो गए, तैयार नहीं कर पाए, भूल ही गए, तो आप अपनी रिटर्न 31 दिसंबर तक भर सकते हो। इसमें कुछ पेनल्टीज़ लगेंगी, कुछ मामलों में 1000 रुपये, कुछ मामलों में 5000, पर आप लेट जब रिटर्न भरेंगे तो इसे आप बिलेटेड रिटर्न करेंगे, ठीक है। और वैसे रिवाइज रिटर्न का मतलब होता है कि अगर आप अपनी रिटर्न जो पहले भरी है उसमें बाद में आपको कुछ चीज़ याद आ जाए, आप चेंज करना चाहें, तो आप रिवाइज रिटर्न भरेंगे। और अगर आपने अपनी इनकम मतलब ढंग से कैलकुलेट नहीं करी और जो आपने बस रिटर्न जल्दी जल्दी में भर दिया, तो फिर उसे डिफेक्टिव रिटर्न कहेंगे, ठीक है। बेस्ट रिटर्न नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ज़रूर होता है। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप कॉमर्स की दुनिया में हैं तो बहुत काम का चैनल रहेगा। हमारा एक ऐप है, वो भी आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ बहुत सारा कंटेंट या तो फ्री में मिलेगा या बहुत ही नॉमिनल कीमतों में मिलेगा। आपको विश्वास नहीं होगा इतनी नॉमिनल कीमतों पे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।